हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। आज के इस वीडियो में हम इंडियन प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रपति, जिसके बारे में भाग 5 भारतीय संविधान के भाग 5 में लिखित है। ठीक है, पार्ट 5 जो है वो भारतीय राष्ट्रपति के बारे में वर्णित है, जिसमें इसमें संघ से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स भी हैं। संघ की कार्यपालिका, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक इसमें शुरू होता है। संघ की कार्यपालिका, यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ कि इसमें क्या क्या आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो इस समय माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 ईयर्स है, 5 साल। और कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित प्रश्न या राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं, राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शर्तें क्या हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, क्या राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कि भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं यानी कि पावर्स क्या हैं और कार्य क्या है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियों को हम पढ़ेंगे, न्यायिक शक्तियों को पढ़ेंगे और कूटनीतिक शक्तियों को, कुछ जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की, इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो भारतीय राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, वह भारत का पहला नागरिक है। तो फर्स्ट सिटीजन कौन है? भारत का राष्ट्रपति ही होता है, प्रेसिडेंट। और राष्ट्र की एकजुटता, एकता और अखंडता का प्रतीक है। वह उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल के साथ संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? तो अब हम इस पर बात करेंगे कि उसका इलेक्शन यानी कि चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव, भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है। एक निर्वाचक मंडल होता है जो उसे चुनता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित निर्वाचक सदस्य शामिल होते हैं। तो कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? पहला है लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं। विधान परिषदों की कोई भूमिका नहीं है इसमें। दिल्ली और पौंडीचेरी संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाएं इसमें शामिल हैं। टिप्पणी, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो आप अगर आंसर लिखते हो तो इसको अगर आप करोगे कि एक सांसद के वोट का मूल्य दिया हुआ, तो ये आप निर्वाचन से संबंधित कुछ चीज़ें हैं दी हुई हैं आपकी। राष्ट्रपति के चुनाव, निम्नलिखित चुनाव में कौन शामिल नहीं होता है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, द्विसदनी विधायिकाओं में विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, दिल्ली और पौंडीचेरी शासित प्रदेशों के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह 5 साल तक पद पर बने रहते हैं। 5 साल पूरा होने के बाद भी वह पद पर बने रहते हैं, बशर्ते तब तक कोई नया चुनाव ना हुआ हो या कोई नया राष्ट्रपति ना चुना गया हो। उन्हें दोबारा भी चुना जा सकता है और दोबारा चुने जाने पर कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो एकल संक्रमणी मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कैसे होता है? तो यह मतदान की गुप्त प्रणाली है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों का कोटा क्या है? तो ये आप लोग देख सकते हो। राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार शामिल है? तो अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। तो आर्टिकल 71 आप लोग जानती ही होंगे, 71A, तो चुनाव के इससे संबंधित ही है।
राष्ट्रपति का चुनाव शून्य घोषित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा अपने पद पर किए रहते हुए कार्य उसके पद से हटने के बाद भी वैध बने रहेंगे। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है, हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता। तो हम सबसे पहले आर्टिकल समझते हैं कि जो आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो आर्टिकल आप 52 से जो कि ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर 53 जो ये कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह इसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा राष्ट्रपति या तो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। और अधीनस्थ में कौन आएगा, पीएम प्लस उसकी मंत्री परिषद आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो हम निर्वाचन संबंधित अभी पढ़ रहे थे तो वो आर्टिकल 54 में है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो 52, 53, 54 फिर 55 में निर्वाचन की विधि है। फिर आपका 56 आता है कार्यकाल, जो अभी मैंने बताया कि 5 साल के लिए होता है, तो वो 56 में है आर्टिकल 56। फिर राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन 57, आर्टिकल 57। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति पद की योग्यता। तो ये आर्टिकल नंबर, ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता किसमें है, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, उसे लोकसभा का सदस्य चुने जाने की सभी शर्तें पूरी करनी होगी, वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये कुछ योग्यता है राष्ट्रपति के पद से संबंधित। अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की कार्यालय की शर्तें क्या हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य रहा है तो उसे राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले ही दिन ही सीट खाली कर देनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उनके निवास के लिए राष्ट्रपति भवन उन्हें बिना किराया दिए उपलब्ध कराया गया है। संसद उसके वेतन भत्ते और विशेषाधिकार तय करती है। संसद उसके कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं कर सकती है। उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से छूट दी गई है, यहाँ तक कि उसके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में भी। राष्ट्रपति को गिरफ्तार या कारावास नहीं दिया जा सकता। उसके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए केवल सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है, वह भी 2 महीने पहले नोटिस के बाद। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या है। तो भारतीय राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने की मात्र शर्त संविधान का उल्लंघन है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आप लोग समझ लीजिए। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसमें वह संसद के महाभियोग का जो प्रस्ताव होता है यह संसद के किसी भी सदन में, यानी कि चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद के किसी भी सदन में इसे लाया जा सकता है। लेकिन संसद में यह प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन पहले इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को किसको देनी पड़ेगी, राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। महाभियोग का प्रस्ताव की जो सूचना है जिस सदन में लाया जाता है, मान लीजिए लोकसभा में लाया जाता है, तो उस वहाँ के 1/4 जो सदस्य होंगे उनके द्वारा यह हस्ताक्षरित होना चाहिए। जिस सदन में यह सबसे पहले लाया गया है उस सदन में बहस व मतदान के बाद 2/3 बहुमत से इसे पास कर दिया जाता है। पारित हुआ प्रस्ताव दूसरे सदन में फिर भेजा जाता है, फिर ये राज्यसभा में जाएगा और दूसरा सदन इस पर एक जांच समिति बैठाता है। क्या बैठाएगा, जांच समिति। जांच समिति बैठाने के बाद वह राष्ट्रपति के समक्ष जांच समिति के समक्ष राष्ट्रपति को स्वयं या उसके प्रतिनिधि को उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है। यदि जांच समिति जो है अगर उस आरोपों को प्रेसिडेंट के खिलाफ जो रहते हैं आरोप उसको सही पाती है तो उस सदन को 2/3 बहुमत से क्या कहेगी, उसी क्षण प्रेसिडेंट को अपने पद से मुक्त होना पड़ता है। तो ये कुछ महाभियोग की प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति पर लगती है।
जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त किस तरह हो सकता है, ये भी हम देख सकते हैं। अगर वो उसका कार्यकाल पूरा हो गया हो, या राष्ट्रपति भारत के समक्ष अगर खुद त्यागपत्र दे दे, और यदि लोकसभा राज्यसभा महाभियोग प्रस्ताव लाती है तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। या यदि वह कार्यालय यानी कि अपने कार्यकाल के दौरान मर जाता है, और यदि सर्वोच्च न्यायालय उसके चुनाव को अवैध घोषित कर देती है। और अगर मान लीजिए किसी भी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसके स्थान पर मुख्य न्यायाधीश, और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति, फिर मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो भी अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करेंगे, उसकी जगह पर कार्य करेंगे, कार्य का निर्वहन करते हैं। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता है कि भारतीय राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं और कार्य को आप बताइए। आप इसको नोट भी कर सकते हो कि भारत के राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वह भारत सरकार द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्यकारी कार्रवाई उनके नाम पर की जाएगी। वह केंद्र सरकार के कामकाज को सरल बनाने के लिए नियम बना सकता है और नहीं भी बना सकता है। वह भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है। वह बहुत से पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे CAG, महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, UPSC जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य जो होते हैं उनको, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य के राज्यपाल जो होते हैं, जो गवर्नर होते हैं उनको, वित्त आयोग जो होते हैं, फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रशासनिक जानकारी मांगी है। वह प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि वह मंत्रिपरिषद के समक्ष कोई भी ऐसा मामला प्रस्तुत करे इस पर मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है, परंतु मंत्रिपरिषद उस पर विचार नहीं किया है। ठीक है। वह बहुत से आयोगों की नियुक्ति करता है, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा आयोग। वह अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। वह केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति करता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के संबंध में उसके पास शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति की अब हम बात करेंगे विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो वह संसद को बुलाता है, स्थगित कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। गतिरोध की स्थिति में वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में भारतीय संसद को संबोधित करते हैं। वह लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, उपाध्यक्ष जो होते हैं और राज्यसभा के सभापति उपसभापति की नियुक्ति करता है जब सीटें रिक्त हो जाती हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत करता था। अब ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन पहले राष्ट्रपति करते थे। वह सांसदों की योग्यता के प्रश्नों पर भारत के चुनाव आयोग से क्या करता है, परामर्श करते हैं। वह कुछ प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने की सिफारिश अनुमति देते हैं और अध्यादेश भी वही जारी करते हैं। आर्टिकल 1 to 3 जो है अध्यादेश से, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, तो राष्ट्रपति ही जारी करते हैं। वह संसद के समक्ष निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं: नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग आदि। वित्तीय शक्तियाँ क्या है, तो धन विधेयक पेश करने के लिए उसकी पूरी सिफारिश आवश्यक है। वह संसद के समक्ष केंद्रीय बजट प्रस्तुत करवाता है। अनुदान की मांग करने के लिए उसकी सिफारिशें एक पूर्व शर्त है। भारत की आकस्मिकता निधि उसके नियंत्रण में। वह हर 5 साल में क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, अगर एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ बताइए, तो वो क्या है, मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार उसके पास है। वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से क्या लेगा, प्रेसिडेंट सलाह ले सकता है। यह सलाह उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, अब जरूरी नहीं है कि वो उस सलाह को माने। उसके पास क्षमादान की शक्तियाँ हैं, एमनेस्टी पावर, ठीक है, आर्टिकल 72। आप लोग ये नोट कीजिएगा कि कुछ आर्टिकल्स जो आते हैं जैसे ऑर्डिनेंस से रिलेटेड,
क्षमादान की शक्ति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए। उसे संघ कानून के विरुद्ध अपराध मार्शल कोर्ट द्वारा दंड या मृत्युदंड के लिए क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है। और भी बहुत से क्षमादान की शक्तियाँ उसे प्राप्त, तो ये आप लोग देख सकते हैं। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ भी हैं, जैसे कि वो संसद द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों पर बातचीत की जाती है, उसके नाम पर ही की जाती है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधि है। सैन्य शक्तियाँ भी उसके पास, भारत के रक्षा बलों के कमांडर हैं। वह निम्नलिखित की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि सेना प्रमुख की, नौसेना प्रमुख की और वायु सेना प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। भारतीय जो राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट, उनकी कुछ आपातकालीन शक्तियाँ भी उनके पास हैं, जैसे कि जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, और आर्टिकल 356, 365 और 360, तो ये दोनों जो है वो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, और ये है वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल। हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश बनाने की शक्ति है, वो भी मैंने बताया था अभी आपको, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति के पास कई विधायी शक्तियाँ हैं, और वह शक्ति उनमें से एक है कि वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी है। वीटो पावर, जब कोई विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो संसद उसे पारित कर सकती है, और विधेयक के अधिनियम बनाने से पहले उसे भारत के राष्ट्रपति के समक्ष उनका स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वह भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह विधेयक को अस्वीकार करे, विधेयक को वापस करे या विधेयक पर अपना सहमति ना दे। विधेयक पर राष्ट्रपति की पसंद को उसकी वीटो शक्ति कहा जाता है। वीटो पावर है ना। भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें दी गई है। अब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन प्रेजेंट के लिए बन सकते हैं। तो किन्हें नियुक्त किया जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्य क्षेत्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य न्यायिक, चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा। विधायी शक्तियों से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे भारतीय राष्ट्रपति से रिलेटेड, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें मैं आपको कुछ आर्टिकल्स नोट करवा रही हूँ, जो आप लोग याद कर लीजिए। आर्टिकल 53 याद कर लीजिए। 53 से सबसे पहले जो 61 तक है, महाभियोग तक है। आर्टिकल 53 से 61 राष्ट्रपति के बारे में। फिर शक्तियों से रिलेटेड आर्टिकल 72, आर्टिकल 123, आर्टिकल 111, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसको अगर आप लोग याद कर सकते हो तो याद करिए। प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में कि भारत की राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, या उसके इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आप लोग, जैसे कि उसका निर्वाचन कैसे होता है, वो भी आता है क्वेश्चन। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, तो आप लोग काफ़ी मतलब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। Thank you. Do like, share and subscribe.